सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर से आप सभी का नया सवेरा के इस बहुत ही खास अंक में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी आंचल। आंचल नमस्कार। शुक्रिया असीम। तो अगले एक घंटे में हम जानेंगे जहां देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, वहीं बात होगी साहित्य, संगीत और कुछ ऐसे संघर्षों से जुड़ी कहानियों की जो कि जीवन के साथ ही आत्मसात होती है। लेकिन सबसे पहले निकाल आते हैं टॉप स्टोरीज यानी कि हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा। प्रधानमंत्री कर्नाटक में 10,800 करोड़ रुपए से अधिक और महाराष्ट्र में 38,800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। मुंबई में प्रधानमंत्री मेट्रो रेल की 2 लाइनें राष्ट्र को करेंगे समर्पित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी विदेश यात्रा के दूसरे चरण में आज से श्रीलंका के 2 दिवसीय दौरे पर। डॉक्टर जयशंकर कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। वहीं कल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव के राष्ट्रपति के साथ हानीमादू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुनर्विकास परियोजना के शिलान्यास समारोह में हुए शामिल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर। नादिया में जनसभा को संबोधित करने के साथ ही नड्डा राज्य में पार्टी के पंचायत चुनाव अभियान की भी करेंगे शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने इस्तीफे की घोषणा की। कहा, फरवरी के शुरुआत में प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के साथ ही लेबर पार्टी के नेता का पद भी छोड़ेंगी। आर्डन ने इस साल 14 अक्टूबर को देश में आम चुनाव कराने की घोषणा की। खेल की खबरों में ओडिशा में चल रहे हॉकी विश्व कप में भारत अपने अंतिम ग्रुप मैच में वेल्स के खिलाफ उतरेगा मैदान पर। पुल डी में दूसरे पायदान पर काबिज भारतीय टीम जीत के साथ शीर्ष पर पहुंचने की करेगी कोशिश। और हैदराबाद में खेले गए पहले एक दिवसीय मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 12 रन से हराकर सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। शुभमन गिल ने ठोका शानदार दोहरा शतक, खेली 208 रन की पारी। तो नया सवेरा में देख लेते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। और शुरुआत जो दिन की सबसे महत्वपूर्ण खबर है उसके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले कर्नाटक जाएंगे, जहां वो सिंचाई, पेयजल और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित तकरीबन 10,800 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन भी करेंगे। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। कर्नाटक की 1 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री कुल 10,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री यादगीर और उसके बाद कलबुर्गी की यात्रा करेंगे। यादगीर जिले के कोडेकल में सिंचाई परियोजना के आधुनिकीकरण का शुभारंभ करेंगे, तो वहीं यादगीर बहुग्राम पेयजल आपूर्ति परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के 65.5 किलोमीटर ग्रीनफील्ड हिस्से का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। इसकी लागत 2,000 करोड़ रुपए की होगी। वहीं दूसरी ओर हाल में ही घोषित राजस्व गांवों के पात्र लाभार्थियों को कलबुर्गी जिले के मलखेड़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मालिकाना हक भी वितरित करेंगे। निश्चित तौर पर हक्का पत्र मिलने के बाद एक डेवलपमेंट का काम होगा। इनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी और यहाँ पर बिजली हालांकि अभी तक यहाँ आई हुई है, लेकिन जिन इलाकों के अंदर अभी भी जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करने का काम होगा। तो एक सबसे अच्छी बात यही है कि बंजारा समाज के ये लोग आदिवासी इलाके के अंदर ये रहते हैं, अनुसूचित जनजाति के ये लोग हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है कि कर्नाटक के अंदर 50,000 से ज्यादा लोगों को ये हक्का पत्र मिलेंगे। साथ ही वे कलबुर्गी में सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के 71 किलोमीटर लंबे खंड का शिलान्यास भी करेंगे।
इस खंड की प्रस्तावित लागत 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। Honorable PM Modi ji is visiting Kalburgi on 19th of this month. Honorable PM will be inaugurating the Sagarmala project of the Kalburgi division. दोपहर करीब 2 बजे प्रधानमंत्री कलबुर्गी जिले के मलखेड़ में पहुंचेंगे, जहां वे 5 जिलों के ऐसे 1475 गैर पंजीकृत बस्तियों के 50,000 लाभार्थियों को डीड वितरित करेंगे, जिन्हें हाल में ही नए राजस्व गांवों के रूप में घोषित किया गया है। सरकारी योजनाओं को 100% साकार किए जाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप ही ये कदम उठाया गया है। हक पत्र मिल रहा है तो हमारे को बहुत खुशी है। आगे भी हमारे को सरकार इतना अनुकूल करके दिया तो बस हमारे को हम लोग को हक पत्र मिलने वाला है। हाँ, गरीबों को, हमारे को, सबको हमारे को देखभाल करे तो हमारे को भी बहुत अच्छा। ये तो बहुत दिनों से थे लेकिन इतना दिन से नहीं मिला था, अभी मिल रहे तो बराबर है। प्रधानमंत्री यादगीर जिले में बहुग्राम पेयजल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखेंगे। इसके तहत 117 MLD क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। ये 2050 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की परियोजना है। इसके बन जाने से 700 से अधिक ग्रामीण बस्तियों और यादगीर जिले के 3 शहरों के लगभग 2,30,000 घरों को पीने योग्य पानी उपलब्ध होगा। जल जीवन मिशन के अंदर यादगीर जिले में मल्टी विलेज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम का कार्यक्रम है। ये लगभग 2004 करोड़ में ये योजना काम शुरू होने वाला है। नारायणपुर डैम से जलधारा योजना में हमारा डिस्ट्रिक्ट को टोटल 2004 करोड़ रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट है। तो बल्क वाटर सप्लाई है और हर गांव को भी ऐसा कोई गांव नहीं है यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में वो गांव को पानी नहीं पहुंचता। वहीं प्रधानमंत्री यादगिरी में ही नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल के विस्तारीकरण, पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। 10,000 क्यूसेक क्षमता वाली नहर परियोजना से 4,50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकती है। ओवरऑल 3,70,000 बेनिफिशियरी है और 4,50,000 इरिगेशन एरिया को ये प्रोजेक्ट कवर किया है और 4,500 ऑटोमेटेड गेट्स स्काडा प्रोजेक्ट में इंस्टॉल किया है। अभी वो टेल एंड फार्मर्स को पानी पहुंच रहे हैं इसके वजह से। पहले पानी नहीं आ रहे थे ना काड़ा गेट से, अभी पानी आया, किसान लोगों उनको पानी आ रहे हैं ना, बहुत खुशी हो रही है। इससे यादगीर के अलावा विजयपुर और कलबुर्गी जिले के तकरीबन 560 गांवों के 3 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पराक्रम की पराकाष्ठा कर अगले 25 सालों में वो तमाम सारे काम करने हैं जो अब तक देश में नहीं हो पाए हैं। यादगीर से आदित्य श्रीवास्तव और कलबुर्गी से अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस वक्त हमारे साथ 2 हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से कर्नाटक से मौजूद हैं। हमारे साथ हैं अनुज यादव जो कि कलबुर्गी से हैं और साथ ही साथ हमारे साथ आदित्य श्रीवास्तव हैं जो कि यादगीर से। दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले यादगीर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव इस वक्त वहां से सीधे जुड़ गए हैं। आदित्य, आपका स्वागत है नया सवेरा में। और हम आपकी ये बहुत ही एक्सटेंसिव रिपोर्ट ये देख रहे थे जो कि आप दोनों ने ही हमें वहां से भेजी है ग्राउंड जीरो से। हम अनुज के पास जाएंगे हक्कू पत्र को लेकर, लेकिन उसके अलावा जो बाकी अहम प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कि शुभारंभ आज होने वाला है प्रधानमंत्री की तरफ से, उसमें मैं ये देख रहा था कि जो कैनाल सिस्टम है और उसके जरिए पीने के पानी की सुविधा हो या फिर कृषि को लेकर हमने किसानों की बातें सुनी, कितना महत्वपूर्ण उन किसानों के लिए और वहां के जो हजारों ग्रामीण आबादी है उनके लिए। असीम, लगातार केंद्र की सरकार कृषि की आय दोगुनी करने पर काम कर रही है और हम जानते हैं कृषि प्रधान देश है और ऐसे में सरकार को सतत प्रयास करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगले 25 साल बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि अमृत काल है। वो तमाम काम हमको करने हैं जो पिछले 75 सालों में नहीं हो पाए हैं। लिहाजा प्राथमिकता के तौर पर सरकार कृषि क्षेत्र जो है यानी कि सिंचाई का जो रकबा है उसको बढ़ाने को लेकर काम कर रही है। और जो नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल जो है 10,000 क्यूसेक पानी देगी, 4.5 लाख हेक्टेयर जो है वो सिंचाई क्षमता बढ़ेगी इस क्षेत्र की। ना सिर्फ यादगिरी बल्कि आसपास की अगर बात की जाए कुछ और जिलों की, 3 से 4 जिलों की, तो वहां उसका फायदा होने वाला है। करीब करीब अगर देखा जाए तो 3 लाख से ज्यादा किसान हैं जिनको सीधे तौर पर इसका फायदा होगा।
ये सिर्फ सिंचाई क्षमता नहीं बढ़ाएगा, ये क्षमता बढ़ाएगा यहाँ की कृषि विकास की। यहाँ पे किसानों की अलग अलग फसलों पे वो काम करते हैं, वो कपास पे काम करते हैं, वो मिर्ची पे काम करते हैं, तमाम अलग अलग कई ऐसी पारंपरिक फसलें हैं यहाँ पर जो पूरे देश भर में सप्लाई भी होती हैं। लिहाजा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस क्षेत्र के लिए सिंचाई का रकबा बढ़ना। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात असीम यहाँ बताना चाहूंगा, सरकार का एक और प्रयास है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो परिवार रह रहे हैं उन परिवारों के पास पीने का पानी पहुंचे, शुद्ध पेयजल पहुंचे, क्योंकि आज भी इस देश की कई एक बड़ी आबादी है जहां तक शुद्ध पेयजल घर तक नल से पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन उसको आगे बढ़ाते हुए सरकार का एक महत्वपूर्ण ये कदम यहां ये भी है, 2,30,000 परिवार ऐसे हैं जहां तक नल से अब घर में जो है पानी पहुंचने वाला है। ये वो परिवार हैं, हमारी कल से लगातार बात हो रही है इन परिवार के लोगों से जो काफी दूरी पर जाकर हैंडपंप से या सरकारी नलों से पानी लाया करते थे। महिलाएं दूर दूर तक परेशान होकर पानी लाया करती थी, लेकिन अब ये सुविधा जैसे ही प्रधानमंत्री इसकी फाउंडेशन रखने वाले हैं, इसका आधारशिला रखने वाले हैं, इसके बाद जब ये पूरी हो जाएगी उसके बाद घरों तक पानी पहुंचेगा। कर्नाटक की अगर इन ग्रामीण बहुल आबादी की बात की जाए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे, लोग यही कह रहे हैं कि एक अवसर के तौर पर उनके लिए है प्रधानमंत्री का ये दौरा, और कई सारी सौगातें, करीब 10,800 करोड़ से ज्यादा के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। रोड्स की अगर बात की जाए, सूरत और चेन्नई की अगर बात की जाए तो एक पूरा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर जो है वो उसका विस्तारीकरण होना है, और इससे जो दूरी है यानी करीब 6 राज्य तो जुड़ेंगे 1600 किलोमीटर की जो दूरी है वो 1230 किलोमीटर में तब्दील हो जाएगी। यानी कि आप देखिए कितना सुगम और जिसे कहें कि समय बचत का जो एक बहुत बड़ा इसमें रोल देखने को मिलेगा वो इस पूरे प्रोजेक्ट में होगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री का आज यहाँ पर होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण दौरा है, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अनुज भी जुड़े हुए हैं। अनुज, सुप्रभात आपको। तो आज इतिहास में पहली बार अगर हम कलबुर्गी का जिक्र करें तो जिस तरह से हक्का पत्र बांटे जाएंगे उन लोगों को जिनको अपने आशियाने की चाह है, उस लिहाज से आज उनके लिए काफी अहम दिन। देखिए आंचल, कलबुर्गी के लोगों के लिए वास्तव में आज एक ऐतिहासिक दिन है। देश की आजादी की बात करें तो आज तक उनके पास उनकी संपत्ति का मालिकाना हक नहीं था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश भर के अंदर इस योजना को पहले ही लागू किया था कि जिन लोगों के पास उनकी संपत्ति का मालिकाना हक नहीं है, देश भर के ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनको दिया जाएगा। इससे फायदा आंचल क्या होता है कि जब उनके पास कोई कागज होता है तो सरकार की जो योजनाएं हैं, विभिन्न योजनाएं, वो उनको मिलती हैं। वो बैंक में जाके लोन ले सकता है, कृषि के ऊपर लोन ले सकता है, अपने मकान को बनाने के लिए लोन ले सकता है, या फिर डीबीटी के माध्यम से जब उसका बैंक में अकाउंट खुलता है कागज दिखाने के बाद, तो डीबीटी के माध्यम से जो दिल्ली से चली हुई योजनाएं हैं राज्य सरकारों के माध्यम से वो उनको मिलती हैं। कल जब मैं इन इलाकों में था, क्योंकि ये नॉर्थ कर्नाटक के ये इलाके हैं, कलबुर्गी इलाका है, आसपास के काफी ऐसे आदिवासी इलाके हैं, काफी जंगल में जो लोग रहते हैं ऐसे वो लोग हैं, और निश्चित तौर पर एक पिछड़ा हुआ इलाका इसको माना जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज 50,000 से ज्यादा हक्कू पत्र यानी संपत्ति का हक उनको देंगे, प्रमाण पत्र देंगे, तो निश्चित तौर पर उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और जब मैं और मेरे सहयोगी निश्चल जब हम इन इलाकों के अंदर जाके लोगों से बातचीत कर रहे थे तो एक बड़ी उम्मीद की किरण उनके चेहरों पे साफ दिखाई दे रही थी कि अब मुख्य धारा से, समाज की मुख्य धारा से वो लोग भी जुड़ पाएंगे, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार नहीं हजारों बार वो धन्यवाद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री किसी बड़े शहर में जाकर नहीं बल्कि उनके गांव में आकर इस योजना का आज शुभारंभ करेंगे। आंचल, बिल्कुल अनुज, एक बार हम फिर से रुक करेंगे आदित्य का। आदित्य, चूंकि आप प्रोग्राम स्थल पे ही मौजूद, हम देख रहे हैं आपके पीछे, लेकिन मेरा सवाल कि जो कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक इंडस्ट्रियली काफ़ी डेवलप्ड स्टेट, हम सभी इस बात को जानते हैं, लेकिन कर्नाटक में जिस तरह से ड्राई फ्रूट्स की बात हो, कैश्यू की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, एग्रीकल्चर का कर्नाटक के स्टेट जीडीपी में भी अच्छा खासा योगदान है। मेरा सवाल कि आज जिस परियोजना का प्रधानमंत्री शुभारंभ करने वाले हैं उससे किसानों का, उनकी आमदनी पे, और जिस तरह से आपने कहा कि जो एक्सप्रेस वे है कनेक्टिविटी के लिहाज से, तो एक तरफ एग्रीकल्चर एक तरफ कनेक्टिविटी, कितना इंपॉर्टेंट एसजीडीपी में बढ़ोतरी करने के लिए आज का दिन, आज की जो सौगात मिलने वाली है।
बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी और कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी स्टेट की डेवलपमेंट के लिए अगर देखें, और कर्नाटक का इंडस्ट्रियल एरिया अगर देखें तो वो अपने आप में बहुत समृद्ध है भी। और ऐसे में कई राज्य देश के ऐसे हैं जहां पर कृषि पे बहुत ज़्यादा निर्भर भी वो हैं, और कृषि एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है वहाँ के जीडीपी को आगे ले जाने के लिए, और ये उन राज्यों में कर्नाटक भी है। और यही ध्यान को केंद्रित करते हुए केंद्र की सरकार ने उन राज्यों पर भी जो उनकी ज़रूरतें हैं, किसानों की ज़रूरतें हैं, जहां क्षमताएं हैं किसानों में, जहां क्षमता है वहां की कृषि विकास में, कि राज्य की जीडीपी हो सके। क्योंकि अगर हम आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण होगा राज्यों को आत्मनिर्भर बनाना। और राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको एक मॉडल देना होगा, वो मॉडल देना होगा जो राज्यों के पास जो वहां के संसाधन है, और जहां वो राज्य अपने उन संसाधनों का बेहतर उपयोग करके भी अपनी विकास दर बढ़ा सकते हैं। उसी में कर्नाटक एक है। और कर्नाटक की कृषि की अगर बात की जाए तो अपने आप में एक बड़ा प्रोडक्शन यहां पर कृषि को लेकर है। कई सारे रिकॉर्ड्स कर्नाटक ने कृषि के क्षेत्र में बनाए। लेकिन अब जिम्मेदारी अगर सरकार की यहां ये बन जाती है कि हम अगर उनको और सक्षम बनाकर क्यों ना और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, तो उस पर अब सरकार काम कर रही है। आप सोचिए 4.5 लाख हेक्टेयर का पूरा सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। 4.5 लाख हेक्टेयर। हम जब यहाँ किसानों से बात कर रहे हैं, कई जमीनें यहाँ पर ऐसी थी जो बंजर हो चुकी थी, जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही इस कैनाल से पानी निकलने की बात सामने आई, उन जमीनों पे जो आसपास में जो पत्थर हुआ करते थे, लोगों ने उस पत्थर को पहले निकाला और उसको उपजाऊ बनाने की कोशिश की, क्योंकि अब वहां पर पानी पहुंचना शुरू हो जाएगा। वहां पर अब पानी पहुंचने से उत्पादकता बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये जिम्मेदारियां समाज और सरकार दोनों के साथ चलती हैं, और यही इस योजना के जरिए देखने को मिलेगा। 3 लाख किसान जो खून पसीना एक कर अपनी मेहनत से दिन भर खेतों पर रहते हैं, उत्पादन करते हैं, कृषि पर काम करते हैं, आज जब उनको पानी मिलेगा तो स्वाभाविक सी तौर पर जो कृषि की आय बढ़ेगी, व्यक्तिगत तौर पर किसान की आय बढ़ेगी, और जब व्यक्तिगत तौर पर किसान की आय बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ एक राज्य की जीडीपी को भी होता है, राज्य की विकास दर को भी होता है। और ये संभावना है कि जिस तरीके से कृषि के क्षेत्र में अलग अलग बड़ी उपलब्धियां देश के सामने जब आती हैं, तो कर्नाटक की आने वाले समय में कुछ और उपलब्धियां भी देश के सामने इन बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि प्रोडक्टिविटी की बात हो या फिर कनेक्टिविटी की बात हो, इन दोनों ही फ्रंट पे आज कर्नाटक को, खासकर यादगीर को बहुत ही अहम सौगातें मिलने जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, आपका भी कलबुर्गी से, और आदित्य श्रीवास्तव आपका भी यादगीर से इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल तसीम, ये हमने कर्नाटक की विकास की रफ्तार की बात की, लेकिन आज कुछ सौगातें महाराष्ट्र को भी मिलने वाली हैं। उसकी खबर आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल, उस पर नजर डालते हैं। तो कर्नाटक को विकास की ये सौगात सौंपकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में लगभग 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास जो पहल हैं उनका उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई मेट्रो की 2 लाइनों का उद्घाटन करेंगे और मेट्रो की सवारी भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 7 सीवेज शोधन संयंत्रों, सड़क पक्कीकरण परियोजना और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। शहर में आवाजाही के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित मुंबई मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। येलो लाइन, जो कि दहिसर ईस्ट से डीएनए नगर को जोड़ेगी, जिसकी लंबाई 18 किलोमीटर से ज्यादा की होगी। वहीं 16 किलोमीटर से ज्यादा लंबी रेड लाइन, जो कि दहिसर ईस्ट को अंधेरी ईस्ट से जोड़ेगी, इसे भी प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही इन दोनों लाइनों की आधारशिला रखी थी। इन दोनों लाइनों को तैयार करने में तकरीबन 12,600 करोड़ रुपए की लागत आई है। पहले बार मुंबई में एक मेट्रो नेटवर्क का काम अभी हो रहा है। पहले आइसोलेटेड एक लाइन था और फेज़ 1 का वो भी आइसोलेटेड थे, और ये एक लाइन से दूसरा लाइन का जोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अभी टोटल मेट्रो नेटवर्क 2A, 7 और 3 लाइन नंबर 1 तीनों मिलके एक नेटवर्क तैयार हो रहा है, और उसका रिजल्ट पब्लिक को, आम जनता को ये मिलने वाला है कि नॉर्थ साउथ प्रवास होने वाला है, सफ़र हो सकता है, और ईस्ट वेस्ट का भी सफर होने वाला है। प्रधानमंत्री मुंबई वन मोबाइल ऐप की शुरुआत करेंगे। यह मोबाइल ऐप यात्रा को सुगम बनाएगा। इसे मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार पर दिखाया जा सकता है, और यह यूपीआई के माध्यम से टिकट खरीदने के लिए डिजिटल भुगतान में सहायता भी करेगा। मुंबई में स्वच्छता को बढ़ावा देने वाली इंफ्रा परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। 7 सीवेज प्लांटों की अनुमानित लागत लगभग 17,200 करोड़ रुपए की होगी। ये मलाड, भांडुप, वर्सोवा, घाटकोपर,
बांद्रा, धारावी और वर्ली में स्थापित किए जाएंगे, जिनकी संयुक्त क्षमता लगभग 2460 mLD की होगी। इसके अलावा बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। यह पहल लोगों को स्वास्थ्य जांच, दवाएं, जांच और निदान जैसी आवश्यक चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मुंबई में 3 अस्पतालों, 360 बिस्तरों वाले भांडुप मल्टी स्पेशलिटी म्युनिसिपल अस्पताल, 306 बिस्तर वाले सिद्धार्थ नगर अस्पताल और गोरेगांव पश्चिम के 152 बिस्तर वाले ओशिवारा मैटरनिटी होम के पुनर्विकास के लिए भी आधारशिला रखेंगे। एज अ मुंबई कर आपने देखा होगा कोविड के टाइम में लोगों के लिए बेड अवेलेबल नहीं थे, लोगों के लिए आईसीयू बेड भी अवेलेबल नहीं थे, उनको कितनी सारी दिक्कतें की है। और जिस तरीके से शिवसेना ने 23 साल 25 साल यहाँ पे जो राज किया, भ्रष्टाचार किया है यहाँ पे, ये हर मुंबई कर जानता है। तो हम युवाओं को आशा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से यहाँ का मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हॉस्पिटल हो या रोड हो, सब अच्छे होंगे और मुंबई को नई सौगात मिलेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सड़क निर्माण परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे, जिसमें 6100 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसके तहत मुंबई की 400 किलोमीटर सड़कों को पक्का किया जाएगा। बीएमसी रास्ते रिपेयरिंग करती थी और हर साल वही के वही खड्डे हो जाते थे। ये रास्ते जो बन रहे वो मुंबई के 400 रास्ते एक साथ बन रहे और वो कंक्रीट और सीमेंट से बन रहे, जिससे कई सालों तक हमको रास्ते खड्डे मुक्त मिलेंगे। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्विकास की भी आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। इसे 1800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों के स्वीकृत ऋणों का हस्तांतरण भी शुरू करेंगे। मुंबई से शिशिर सेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिशिर मुंबई से जुड़ गए हैं। शिशिर, सुप्रभात आपको। तो मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली जो मेट्रो रेल है, उसमें अब एक और नया अध्याय जुड़ जाएगा, खासतौर पर जो दहीसर और डीएन नगर के वासी हैं उनके लिए। इसके अलावा भी अगर हम स्वास्थ्य के लिहाज से देखें, सामाजिक सरोकार के लिहाज से देखें, तो आज प्रधानमंत्री का अहम दिन मुंबई में। बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर देखा जाए, आपने सही कहा, मुंबई की लाइफलाइन इस वक्त देखा जाए तो मुंबई लोकल ट्रेन को मानी जाती थी, लेकिन आगे वाले समय में अगर देखा जाए तो मुंबई की लाइफलाइन अगर मुंबई मेट्रो बनती है तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट है मुंबई वासियों के लिए, खासतौर पर मुंबई जैसा शहर जो काफ़ी फैला हुआ है, खासतौर पर उत्तर और पश्चिम मुंबई, या फिर हम बात करें पश्चिमी सबब जो इस वक्त जहाँ पर प्रधानमंत्री जो है रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे, ये हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होने के कारण यहाँ पर अगर देखा जाए तो ट्रैवलिंग के लिए खास तौर पर कई सारी नई सुविधाएं लोगों यहाँ की मांग थी कि जल्द से जल्द यहाँ पे उपलब्ध कराई जाइए। और अब जबकि प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो सबसे महत्वपूर्ण काम होगा कि मेट्रो लाइन का जो अनावरण जो है प्रधानमंत्री यहाँ पे करेंगे, लोकार्पण करेंगे। 2015 में प्रधानमंत्री जो थे यहाँ पर आए थे और उन्होंने इसी जो प्रोजेक्ट था उसका शिलान्यास किया था। और अब हालांकि लोगों की सेवा की अगर देखा जाए तो मेट्रो लाइन आज से शुरू होने जा रही है। खासतौर पर जैसे मैंने कहा कि पश्चिमी उपनगर जो है मुंबई का, ये एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पे अगर आपको ट्रैवल अगर करना है पीक आवर्स में तो तकरीबन घंटों का वक्त लगता है, फिर चाहे वो रोड ट्रैफिक हो या फिर हम रेल की अगर बात करें तो रेलवे से जाने के लिए भी अगर देखा जाए तो काफ़ी दिक्कतों का सामना मुंबई वासियों के लिए करना पड़ता है। लेकिन जब अब ये मेट्रो शुरू होगी, जो कि दहीसर से लेकर अंधेरी पूर्व और अंधेरी पश्चिम, ये 2 अलग अलग लाइन से तकरीबन 35 किलोमीटर का ये पूरा आज का अगर देखा जाए तो लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे, तो ये पूरी 35 किलोमीटर की रेल जो है वो पश्चिमी नगर को एक अच्छी तरीके से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। खासतौर पर जो पूर्व और पश्चिम इलाका है पश्चिम उपनगर का, उसको जोड़ने के लिए अगर देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण कड़ी होगी। अगर बात करें मुंबई के ट्रांसपोर्ट सेक्शन की, तकरीबन 12,000 करोड़ की लागत से ये पूरा सेक्शन बना हुआ है। और आने वाले 1 से 2 सालों में मुंबई में अगर देखा जाए तो ये मेट्रो की जो सेवा है वो तकरीबन दक्षिण मुंबई तक पहुंच जाएगी। तो ऐसे में जो लोग उत्तर मुंबई में रहते हैं उनको दक्षिण मुंबई जाने के लिए काफ़ी आसानी हो सकती है इस मेट्रो सेवा के लिए, और इसीलिए आने वाले समय में जो है मुंबई की मेट्रो जो है उसको जीवनदायी कहा जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री आज यहाँ पे करने वाले वो है मुंबई के रास्तों की बात। हालांकि हम सभी जानते हैं कि मुंबई अगर देखा जाए बारिश के वक्त खास तौर पर रास्तों की जिस प्रकार स्थिति होती है, तो ऐसे में यहाँ पे जो ट्रैवल करना है रास्तों से काफ़ी दिक्कत भरा हो जाता है। रास्तों में गड्ढे या गड्ढों में रास्ते ये देख नहीं पाते। ऐसे में हालांकि जो राज्य सरकार है उन्होंने ये स्पष्ट किया कि आने वाले समय में जो है पूरे रास्ते जो है वो कंक्रीट बनाए जाएंगे, पक्के रास्ते बनाए जाएंगे। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो अगर बारिश के सीजन में अगर देखा जाए तो उन्हें किस प्रकार के गड्ढे नहीं पड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रोजेक्ट मुंबई वासियों के लिए, तकरीबन 6,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और प्रधानमंत्री आज उसका शिलान्यास करेंगे। और आने वाले समय में तकरीबन 400 किलोमीटर के मुंबई के रास्ते हैं उनको कंक्रीटाइज किया जाएगा। तो ऐसे में हर कोई अगर देखा जाए तो ऑल वेदर कंडीशंस में अगर देखा जाए तो ये रास्ते मुंबई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। रफ्तार पे अगर देखा जाए मुंबई किसी प्रकार ब्रेक नहीं लगेगा।
तीसरी महत्वपूर्ण बात होगी स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए तो मुंबई में अगर देखा जाए तो जो हॉस्पिटल्स इस वक्त हैं और मुंबई की जो पॉपुलेशन है उनके लिहाज से अगर देखा जाए तो मुंबई के हॉस्पिटल शायद इतने कामयाब नहीं है और या फिर काफ़ी नहीं है। और इसी के मद्देनज़र इस वक्त सरकार ने ये कहा है कि जो सिविक हॉस्पिटल्स है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हॉस्पिटल है, उनकी तादाद बढ़ाई जाए। उसी सिलसिले में आज प्रधानमंत्री जो है 3 प्रमुख जो अस्पताल होंगे उनका शिलान्यास करेंगे। एक अस्पताल जो कि मध्य मुंबई में है, सेंट्रल मुंबई में है, और 2 अस्पताल जो है वो पश्चिमी उपनगर में है। तो ऐसे में जो लोग यहाँ पर खासतौर पर जो सबर्बन मुंबई में रहते हैं, उपनगर में रहते हैं, उनके लिए ये अस्पताल काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से कोविड का समय हमने देखा कि लोगों के लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि जम्बो कोविड सेंटर जरूर बनाए गए थे, लेकिन जो बुनियादी ढांचा था वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। लेकिन अब जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से अगर देखा जाए तो ये बुनियादी ढांचा एक बार फिर से जो है सशक्त बनाने की कोशिश इस वक्त बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। नए जो अस्पताल है मुंबई में वो बनाए जाएंगे। जी, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, क्योंकि हम रोड को रफ्तार देने की बात करें, जिस लिहाज से आप बात कर रहे हैं, हम ट्रेन के जरिए असीम बात कर रहे हैं कि कैसे मुंबई वासियों को और रफ्तार मिलेगी, और साथ ही स्वास्थ्य के लिहाज से भी आज अहम दिन। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और असीम, जो बात शिशिर कह रहे थे, जब भी बारिश आती है, क्योंकि इनलैंड जो ड्रेनेज सिस्टम है बॉम्बे का, वो इतना ज़्यादा ख़राब है कि पानी भरता है। तो कहीं ना कहीं अगर रोड्स को इस तरह से बनाया जाएगा, इसका सीवेज सिस्टम बढ़िया हो, तो जो लोग हैं उनकी रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन महाराष्ट्र के लिए भी, और उससे पहले हमने आपको बताया कर्नाटक के लिए, दोनों राज्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर, इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए DD न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करेंगे G20 की हेल्थ वर्किंग ग्रुप की। केरल के तिरुवनंतपुरम में आज G20 के हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का दूसरा दिन है। बैठक से पहले आज सुबह केरल के मशहूर कोवलम बीच पर G20 प्रतिनिधियों ने योग सत्र में हिस्सा लिया। आज की बैठक में चर्चा का विषय है डिजिटल हेल्थ में नवाचार और समाधान के जरिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में कैसे सहयोग हो और हेल्थ केयर सर्विसेज में कैसे सुधार लाया जाए। इसी के साथ G20 के हेल्थ एजेंडा पर आज चर्चा संपन्न हो जाएगी। इसके बाद दोपहर में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पर साइड इवेंट्स का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार करेंगी। उसके बाद प्रतिनिधि किम्स हेल्थ हॉस्पिटल का दौरा करेंगे। वहीं प्रतिनिधि आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज भी जाएंगे और केरल की कला और संस्कृति से रूबरू होंगे। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह तिरुवनंतपुरम से जुड़ गए हैं। नितेंद्र, सुप्रभात आपको। तो आज दूसरा दिन है। हमने कल जिस तरह से देखा कि खास तौर पर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत माना जाता है और कैसे इसकी प्राचीन पद्धतियों को आगे लेकर जाया जाएगा, इस पर काफी अहम सत्र हुए। आज का ये दिन किस लिहाज से बेहद खास? और आंचल मैं ऐड करना चाहूंगा, नितेंद्र, मुझे लग रहा है कि आप कोवलम बीच पे ही मौजूद हैं इस वक्त। बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपके पीछे दिखाई दे रहा है। इन्होंने शायद योग सत्र भी किया, क्योंकि ये वहां मौजूद होंगे जब ये योगा सत्र कराया गया होगा। क्यों नितेंद्र? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ये कोवलम बीच ही है, बहुत ही मशहूर ये बीच है। और त्रिवेंद्रम जो तिरुवनंतपुरम हम बोलते हैं, वहाँ का सबसे आकर्षक एक तरह से स्थल है। और यहीं पर योग सत्र का आयोजन किया गया था। 6:30 से 7:30 के बीच में 1 घंटे का योग सत्र था।
और जितने भी G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप में डेलीगेट आए हुए हैं वो इस सत्र में हिस्सा लिए। और जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत जो योग प्रोटोकॉल होता है उसके तहत योगा यहाँ पर योग सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और साथ ही साथ जो दुनिया के बाकी देशों से आए हुए डेलीगेट्स थे उन्होंने भी हिस्सा लिया। काफ़ी एक जो होता है कि जो केरल की जो धरती है वो आयुर्वेद और योग की धरती है, तो यहाँ से जो संदेश गया है कि हॉलिस्टिक हेल्थ केयर पे जो भारत बार बार कहता है कि अगर आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपने जीवन में योग को अपनाएंगे तो जो स्वास्थ्य पर होने वाले जो खर्च है वो भी कम होगा। और यही संदेश जाएगा दुनिया भर में। आज दूसरा दिन है, बहुत पावर पैक्ड बैठक होगी और उसकी जब शुरुआत हुई योग के रिलैक्स सेशन से, तो निश्चित तौर पे जो डेलीगेट्स हैं वो जो आज चर्चा करेंगे, जिसमें इम्पॉर्टेंट है डिजिटल हेल्थ मिशन पे अब से थोड़ी देर बाद सत्र की शुरुआत होने वाली है। और उसके बाद शाम में मेडिकल ट्रैवल वैल्यू साइडलाइन इवेंट होता है, उसका उद्घाटन होगा जो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री करेंगी। और उसके बाद किम हॉस्पिटल है वहाँ पर डेलीगेट विजिट करेंगे और उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज जाएंगे जहाँ पर केरल की जो कला और संस्कृति है उसको देखेंगे। तो निश्चित तौर पे जो कल का सत्र था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हेल्थ इमरजेंसी और जो फार्मा सेक्टर में कोऑपरेशन को लेकर के जो भारत सरकार ने प्रायोरिटी तय की है तो उसको कई देशों ने समर्थन भी दिया है। जर्मनी की हम बात करें तो जर्मनी ने भारत ने जो प्रायोरिटी तय की है उसका समर्थन किया है, बाकी और देशों ने भी समर्थन किया है। तो निश्चित तौर पे जो यहाँ से कुछ जो भी एक्शन पॉइंट निकलेगा वो उसका असर पूरे दुनिया में देखने को मिलेगा। और भारत बहुत उम्मीद के साथ है कि जो भी भारत ने एजेंडा तय किया है उस पे आगे कुछ ठोस काम हो। बिल्कुल, तो जो भारत ने एजेंडा तय किया है उस पर आने वाले दिनों में बहुत ही ठोस तरीके से काम हो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को कोवलम बीच तिरुवनंतपुरम से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही रिफ्रेशिंग रहा होगा नितेंद्र के लिए भी, और कि किस तरह से पावर पैक्ड सेशंस के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो योग से लेते हुए लोग वहाँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष ये बुलेटिन नया सवेरा। रुक करते अगली खबर का, जो कि मोटे अनाज से जुड़ी हुई है। तो मोटे अनाज को देश और विदेश में लोकप्रियता दिलाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय जो तमाम समारोह हैं उसमें मिलेट्स का उपयोग अब तेजी पकड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में मिलेट्स पर राष्ट्रीय सम्मेलन में देसी विदेशी मेहमानों के लिए जो पूरा खाना बना वो मिलेट्स पर ही आधारित था। पोषण की गुणवत्ता के कारण ये अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेन्यू का हिस्सा बन रहे हैं। मिलेट्स के स्वाद को आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र। इस साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट में इस वक्त आप देखें तो आईटीसी ने खास तौर पर जो ये पूरा का पूरा कोर्स तैयार किया है वो मिलेट के ऊपर आधारित है। इधर आप स्टार्टर्स देखें तो स्टार्टर्स भी पूरी तरह से मिलेट्स के बने हुए हैं, जिसको लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। मिलेट्स को काफ़ी पोषण से भरा हुआ माना जाता है, प्रोटीन और कैल्शियम से रिच माना जाता है और इसलिए ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे। अब मेन कोर्स में भी हम देखें तो बहुत सारे जो आइटम्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे आइटम्स जो हैं वो मिलेट बेस्ड हैं और कोशिश ये की जा रही है कि उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिया जाए और इंटरनेशनल लुक दिया जाए। मेरे साथ आईटीसी के शेफ़ जो हेड शेफ़ हैं मनीषा वसीन जी हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद मैम। कितना चैलेंजिंग था मिलेट को यूज़ करना ऑल मिलेट डिनर के लिए?
तो आईटीसी होटल्स के लिए हमने तो मिलेट काफ़ी सालों से शुरू किया हुआ है अपने मेन्यू में। खाली हमने देखा कि कैसे इसको इंटरेस्टिंगली इनकॉर्पोरेट करें अपने मेन्यू में। हमने इसको वेस्टर्न में भी डाला, इंडियन में भी डाला, इसका हलीम भी बनाया, इसका पैनकेक्स भी बनाया। तो इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इंटरेस्टिंग बट नॉट डिफिकल्ट। जो इंटरनेशनल ऑडियंस है, अभी बहुत सारे डिप्लोमेट्स भी हैं यहाँ पर, वो किस तरह से इसको ले रहे हैं? बिकॉज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, थोड़ा सा हम ग्लोबल जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि एक और नए तरीके से मिलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलेट इज़ द वे फॉरवर्ड एक्चुअली, क्योंकि पूरी दुनिया में जैसे पानी की स्केर्सिटी है और हमको बाय 2050 ऑलमोस्ट सो मेनी मिलियंस ऑफ पीपल वी हैव टू फीड मोर। तो मिलेट इज़ द बेस्ट आंसर टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि मिलेट कम पानी में उगता है। गेहूँ और चावल की तरह इतना पानी की इसको ज़रूरत नहीं है। और जब हम इसका जैसे रिजोटो बनाते हैं जो इंटरनेशनल फूड है, या इसका पास्ता बनाते हैं, इसका खाउसवे बनाते हैं, तो इंटरनेशनल फ्लेवर आ गया है। तो वी शोन दैट यू कैन यूज मिलेट इंडियन ग्रेन फॉर एन इंटरेस्टिंग ग्लोबल फूड एज वेल। हमने बाजरे की खीर बनाई है। तो बाजरा इज़ अगेन वेरी ट्रेडिशनल इंडियन ग्रेन। नॉर्मली खीर या फिरनी चावल की बनती है, हमने बाजरे की बनाई है। या हमने रागी का हलवा बनाया है, जैसे नॉर्मली हलवा आप सूजी का बनाते हैं या मैदे या आटे का बनाते हैं, हमने रागी का बनाया। तो देयर वेरियस कॉम्बिनेशन दैट वी वर्कड ऑन एंड द रिजल्ट हैज़ बीन वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये जो ट्रेडिशनल एक तरह से वैल्यू है हमारी, उसको फिर से ग्लोबल दिशा देने की ज़रूर कोशिश की जा रही है। और आईटीसी मौर्या का ये जो प्रयास है वो काफ़ी हद तक अपना रंग दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। कैमरामैन आप लोग के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज से संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अबू धाबी और दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के मंत्रियों और भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। वे भारतीय कारोबारियों, पेशेवरों, शिक्षकों और छात्रों से मुलाकात करेंगे। मुरलीधरन यूएई में भारतीय श्रमिकों और सामाजिक नेताओं से भी बातचीत करेंगे। भारत और यूएई ने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी की भावना में करीबी समन्वय जारी रखा है। ये साल भारत और यूएई दोनों के लिए खास होगा, क्योंकि दोनों देशों ने G20 और COP28 की अपनी अपनी अध्यक्षता ग्रहण की है। और अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस को लेकर, जिसके आयोजनों में आम लोगों की भागीदारी इस साल के समारोह का प्रमुख विषय है। इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस से शुरू होकर राष्ट्रपिता महात्मा की शहीदी दिवस 30 जनवरी को समाप्त होगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं की तरफ से खास तैयारियां की गई हैं, जिसमें आम लोगों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। तैयारी के तहत कर्तव्य पथ पर बैठने के लिए 32,000 सीटें इस साल आम जनता के लिए ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध रहेंगी। इस साल कर्तव्य पथ पर बैठने की योजना में सीटों की संख्या घटाकर 45,000 कर दी गई है। इनमें से 32,000 सीटें आम जनता के लिए ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध रहेंगी। बीटिंग रिट्रीट में 10% सीटें ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध होंगी। जन भागीदारी, participation of the public in these programs is the main theme of this year's program. We have tried to tailor most of the programs in such a fashion, whether it is the availability of the seating, the ticketing system, all these things have been done to ensure that whoever wants to come within the limit, seating capacity limits, shall be able to come without making too much of an effort. सेंट्रल विस्टा और नए संसद भवन के निर्माण के लिए काम करने वाले श्रमयोगी इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा सब्जी और दूध बूथ विक्रेता गणतंत्र दिवस परेड के लिए विशेष आमंत्रित होंगे और गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य मंच के सामने बैठेंगे। Yogis of Central Vista project, those who have contributed in the making of Central Vista along with their families are invited to witness the parade. Maintenance workers of Kartavya Path, also the workers who have contributed in making the new parliament building are being called. Vegetable vendors, milk booth workers, small grocery shopkeepers are also being invited. And they will be placed right in front of the dais along the VN gallery, from where they will be witnessing the parade. इस बार के गणतंत्र दिवस परेड फ्लाई पास्ट को
दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में प्रचंड विभिन्न संरचनाओं को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद तिरंगा, ध्वज, रुद्र और बाज अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। परेड के बाद वायुसेना के विमान टंगेल, वज्रंग, गरुड़, नेत्र, भीम, अमृत, त्रिशूल और विजय संरचनाओं को प्रदर्शित करते नजर आएंगे। गणतंत्र दिवस परेड फ्लाई पास्ट में 18 हेलीकॉप्टर, 8 ट्रांसपोर्टर विमान और 23 लड़ाकू विमान समेत कुल 50 विमान हिस्सा ले रहे हैं। इस बार फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और विंटेज एयरक्राफ्ट भी फ्लाई पास्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के भी एयरक्राफ्ट इस फ्लाई पास्ट में पार्ट करेंगे। टोटल अराउंड 50 टोटल एयरक्राफ्ट रहेंगे, जिसमें से तकरीबन 23 फाइटर रहेंगे, 18 हेलीकॉप्टर्स रहेंगे, 8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रहेंगे और 1 विंटेज एयरक्राफ्ट यानी कि डकोटा रहेगा। सरकार की कोशिश है कि गणतंत्र दिवस समारोह से वीआईपी कल्चर को कम करके आम जनमानस को इसमें हिस्सेदार बनाया जाए और यही वजह है कि इस बार कुल 45,000 सीट में से 32,000 आम लोगों को इसमें हिस्सेदारी दी गई है। इसके साथ ही सरकार की कोशिश ये भी है कि जो समाज से निचले तबके के लोग हैं वो भी इस समारोह का हिस्सा बन सके। कैमरामैन हरजीत के साथ सुधीर यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो गणतंत्र दिवस परेड में भी जन भागीदारी को कैसे और बढ़ाया जाए, इस बात की कोशिश, वीआईपी कल्चर को कम किया जाए, इस पर फोकस होगा। इस पर बढ़ेंगे आगे और नजर डालेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। और बात न्यूजीलैंड की, जहां की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न अगले महीने अपने पद से इस्तीफा देंगी। जेसिंडा अर्डर्न ने ये कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस साल 14 अक्टूबर को होने वाले आम चुनावों में लेबर पार्टी जीत दर्ज करेगी। अर्डर्न ने यह भी कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। जेसिंडा अर्डर्न ने 2017 में प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। और ये वही प्रधानमंत्री हैं जिनकी नीतियों की बहुत तारीफ हुई थी कोविड में। सबसे पहले कोविड फ्री देश बना था न्यूजीलैंड, जो पहला वेव था। बिल्कुल, और समय से पहले ही वो अपना इस्तीफा देने जा रही हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि अक्टूबर में एक बार फिर से आम सबसे यंगेस्ट है पीएम अपने इतिहास में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर, इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और अब कुछ खेल जगत की कुछ अहम खबरें। बात हॉकी विश्व कप की। ओडिशा में चल रहे एफआईएच हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में वेल्स के साथ भिड़ेगी। भारत ग्रुप डी में कुल 4 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि वेल्स को इस टूर्नामेंट में अब तक कोई जीत नसीब नहीं हुई। वहीं आज दिन के अन्य मुकाबले मलेशिया और न्यूजीलैंड, नीदरलैंड्स, चिली और पूल में शीर्ष पर काबिज इंग्लैंड और स्पेन के बीच खेला जाएगा। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उनके साथ करीब 20 रेसलर कल दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने में शामिल हुए। वहीं इस पूरे मामले पर खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से 72 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। वहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह ने भी अपनी सफाई में कहा है
कि विरोध करने वाले पहलवानों पर धरने पर बैठने के लिए कहीं न कहीं दबाव डाला गया है। भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में खेले गए 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में 12 रन से रोमांचक जीत हासिल हुई है। इस जीत के साथ भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 349 रन बनाए थे। ओपनर शुभमन गिल ने 208 रन की पारी खेली और इस 350 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 337 रन पर ऑल आउट हो गई। और अब बात सभ्यता और संस्कृति के विविध रंगों को समेटे हमारे अगले सेगमेंट हेरिटेज वॉक की। तो हेरिटेज वॉक में आज आपको लेकर चलते हैं गुजरात स्थित बाई हरीरनी वाव के सफर पर। अहमदाबाद के स्थित इस वाव को 15वीं सदी में बनाया गया। वास्तुकला और नक्काशी का बेहतरीन नमूना पेश करती ये वाव गुजरात की समृद्ध विरासत का बेहतरीन उदाहरण है। यह गुजरात में स्थित खूबसूरत बाई हरीरनी वाव अहमदाबाद शहर के मध्य से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित इस वाव को साल 1499 में बनवाया गया था। बताया जाता है कि इस वाव का निर्माण सुल्तान बेगड़ा के हरम की देखरेख में हुआ। उस समय वाव का इस्तेमाल मानसून के मौसम में होने वाली बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। फिर उस पानी का इस्तेमाल बाकी बचे साल में किया जाता था। वाव को कई जगह बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। बाई हरीरनी वाव एक काफी गहरी वाव है। इसमें कुल 5 तल हैं। ये वाव बेहतरीन स्थापत्य कला का एक शानदार नमूना पेश करती है। वाव के परिसर में जगह जगह बेहतरीन नक्काशी भी देखने को मिलती है। वाव के निचले तल पर गर्मी के महीनों में भी ठंडक महसूस होती है। बाई हरीरनी वाव के निचले तल आकर्षक लगने के साथ साथ डरावने भी लगते हैं। यहाँ कुछ जगहों पर पत्थर पर की गई नक्काशी से फारसी और संस्कृत में वाव के बारे में बताया गया है। वाव के पीछे एक शाही दाई के नाम पर 16वीं सदी में बनी दाई हलीमा मस्जिद भी स्थित है, जहाँ दाई हलीमा की कब्र भी मौजूद है। अगर आप बेहतरीन वास्तुकला और शांति का आनंद उठाना चाहते हैं तो हरीर बाई वाव आपके लिए एकदम सही जगह है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जल संरक्षण की दिशा में आंचल भारत पहले से ही कई वर्षों से ही कितना संजीदा रहा है, ये वाव उसका जीता जागता उदाहरण है। और अब रुक करते हैं खबरों का जो कि सिनेमा जगत से जुड़ी हुई हैं। और सिनेमा के संक में आज हम बात करेंगे वेब सीरीज क्लास की। हाल ही में इस वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इस वेब सीरीज की कहानी दिल्ली के एक हाई फाई प्राइवेट स्कूल के 3 बच्चों की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। क्लास का निर्देशन आशिम अहलूवालिया ने किया है। हैम्पटन में पहले ऐसे कभी इंसिडेंट हुआ है क्या? ओटीटी की दुनिया में स्कूल और स्टूडेंट्स के इर्द गिर्द कई वेब सीरीज मौजूद हैं। इसी कड़ी में अब एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आ रही वेब सीरीज क्लास का भी नाम शुमार होता दिख रहा है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को 3 नए स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के बारे में बताया था। जल्द रिलीज हो रही इस वेब सीरीज का हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ है। अजीब से परिवारों के बिगड़े बच्चे, मैंने जिंदगी में ऐसा स्कूल नहीं देखा था। क्लास की कहानी दिल्ली के एक हाई प्रोफाइल प्राइवेट स्कूल के 3 स्टूडेंट्स के इर्द गिर्द घूम रही है। ट्रेलर में नजर आ रहा है कि ये स्टूडेंट्स थोड़े कमजोर परिवारों से आते हैं और ये इस स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, जहां उन्हें एकदम नया और अलग माहौल मिलता है। वहां उनका सामना अमीर परिवारों से आने वाले स्टूडेंट्स से होता है, जिनका रहन सहन और सोचने का तरीका उनसे बिल्कुल अलग है। ट्रेलर में नए स्टूडेंट्स के साथ इनका बनता बिगड़ता तालमेल और इस दौरान होने वाली कुछ दुर्घटनाओं को दिखाया गया है, जिससे कहानी में एक नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। इसे स्पेनिश सीरीज एलीट का हिंदी एडेप्टेशन बताया जा रहा है। उसके खूनी को ढूंढना है तो उसके दोस्तों की तरफ देखिए। इस वेब सीरीज में गुरफतेह पीरजादा, पीयूष खाटी और अंजलि शिवारमन प्रमुख किरदार निभा रहे हैं। क्लास का निर्देशन आशिम अहलूवालिया ने किया है। क्लास 3 फरवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म
नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात सेहत की। तो सर्द हवा और कम तापमान का प्रभाव सभी कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वालों पर होता है, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। ऐसे में बीमारियों से ग्रस्त लोगों को सर्दियों से क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सर्दियों का मौसम उन लोगों के लिए तकलीफदेह साबित हो सकता है जो पहले से रोगग्रस्त हैं। सर्दियों में अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, हार्ट अटैक आने की समस्या है, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सीओपीडी, एस्थमा, या जिनकी इम्यूनिटी कम है, ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि सुबह और शाम, जिस समय सर्दी अधिक है और बाहर सर्दी के साथ एयर पोल्यूशन लेवल्स भी अधिक होते हैं, तो बाहर इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में सैर करने से बचें। सर्दियों में अधिकतर लोग आलस्य से घिर जाते हैं, व्यायाम करना छोड़ देते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। सर्दियों के मौसम में खान पान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, साथ ही अधिक सतर्क रहना भी जरूरी हो जाता है। इस समय घर के अंदर रह के ही कोई व्यायाम कर सकते हैं, योगा, एरोबिक्स, या घर के अंदर चल सकते हैं। यदि घर के बाहर आउटडोर एक्टिविटी, एक्सरसाइज करनी है, तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि प्रेफरेबली वो दिन के मिडिल पार्ट में जाएं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की समस्या है, उनको अपने डॉक्टर के संपर्क में रह के अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना चाहिए। इसी प्रकार जिनको सीओपीडी, एस्थमा, रेस्पिरेटरी डिसीजेज हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी अपने डॉक्टर के संपर्क में जाके अपने ब्रोंकोडायलेटर्स या सांस से संबंधित जो दवाई है उसकी डोज को रेगुलेट कराते रहना चाहिए। खाने पीने का ध्यान रखें, गरम खाना खाएं, गरम पानी पिएं, तला हुआ, तेल वाला, मसाले वाला खाना खाने से बचें, सफाई का ध्यान रखें, हाथ धोते रहें। जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो मैंने बताया हाई रिस्क ग्रुप, उनको अपना इम्यूनाइजेशन करवा लेना चाहिए। दमा रोगी, आर्थराइटिस से प्रभावित लोग या फिर हृदय रोगियों को इस मौसम में अपने स्वास्थ्य की विशेष देखभाल करने की आवश्यकता होती है। बचाव के लिए साफ सफाई का ध्यान रखें और सर्दियों में स्वस्थ रहने के लिए अपने स्वास्थ्य की अधिक देखभाल करें, सतर्क हो जाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो सर्दियों के इस मौसम में आप अपनी स्वास्थ्य का, अपनी सेहत का रखें विशेष ख्याल। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे मौसम की। मौसम का जिक्र करें तो खासतौर पर जो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, असम और मेघालय ये राज्य हैं, यहाँ पर भारी मात्रा में बारिश के साथ साथ जो एक फॉग की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। वही पूरे उत्तर भारत में आने वाले 2 दिनों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। वहीं अगर बात करें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के आगे बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है। आइए अब रुक कर लेते हैं तमाम राज्यों को और देखते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या है।
तो इसके साथ ही नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही। वक्त हो चला अब आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले क्योंकि हम लगातार तिरुवनंतपुरम का जिक्र कर रहे थे बुलेटिन में भी असीम, तो तिरुवनंतपुरम में G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप बैठक के पहले दिन जो सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली झलकियां रही हैं, जिन्हें देखकर सब मंत्रमुग्ध हुए। आप भी इन दृश्यों का लुत्फ उठाइए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।